हम ह्यूमंस को वर्ल्ड की सबसे समझदार स्पीशी कहा जाता है। अलग अलग जगहों के हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल, लैंग्वेज और कल्चर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और यही चेंजेस भारत के हर राज्य, इनफैक्ट कुछ राज्यों के शहर और गाँव में भी देखने के लिए मिलते हैं। पर इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी प्यार और भाईचारा हम भारतवासियों की पहचान है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हमारा भारत जाना जाता है और इस संस्कृति को संभाले रखना हमारा और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आदिवासी लोग या ट्राइबल लोग भी इसी का हिस्सा हैं, पर इनका रहने का और जीवन जीने का तरीका थोड़ा अलग है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने अपने मुनाफे के लिए इनके जीवन जीने के तौर तरीकों में भी अपना इंटरप्शन स्टार्ट कर दिया, जिसने आगे जाकर हिंसात्मक रूप ले लिया और ये अल्टीमेटली ट्राइबल रिवॉल्ट या आदिवासी विद्रोह के रूप में सामने आए। हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड यूपीएससी प्रिपरेटर में आप सबका स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पीजेंट रिवॉल्ट्स को कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई ऑल द मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट विद यूपीएससी सिंप्लीफाइड। ट्राइबल लोग या आदिवासी लोग अपना जीवन खेती करके या हंटिंग करते हुए बिताते थे। वह कुछ टाइम तक कुछ जमीन पर खेती करते थे और उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरी जमीन पे चले जाते थे। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वह एक ही जमीन पर खेती करें और टाइम पर टैक्सेस दें। इसके लिए उन्होंने मनी लैंडर्स या जमींदारों को भी उनकी लैंड पर अपॉइंट कर दिया और जब वह टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जो ज़मीनें थी वो नॉन ट्राइबल्स को बेच दी जाती थी, जिससे नॉन ट्राइबल्स का उनके एरिया में आना जाना शुरू हो गया। और साथ में ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी यहाँ आना अलाउ कर दिया और इन सब के भी अलावा उन्होंने गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को पास कर उनके फॉरेस्ट से आने वाले रिसोर्सेज, साथ में हंटिंग प्रैक्टिसेस को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इन सब से ट्राइबल्स के अंदर विद्रोह की भावना आ रही थी और बहुत सी जगहों पे इंडिया में ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। ट्राइबल रिवॉल्ट्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट, रिवॉल्ट्स इन मेनलैंड या नॉन फ्रंटलाइनर रिवॉल्ट्स एंड सेकंड, रिवॉल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फ्रंटलाइनर रिवॉल्ट्स। पहाड़ियास रिबेल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ट्राइबल्स की लैंड हथिया ली तो इसके रिस्पॉन्स में राजमहल एरिया और छोटा नागपुर एरियाज के जो पहाड़ी थे उन्होंने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में रिबेल किया और इस रिबेल के रिस्पॉन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके एरिया को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया। छुआर अपराइजिंग, इस अपराइजिंग को रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल भी कहा जाता है। अब ये सारी अपराइजिंग्स या रिवॉल्ट जो थे वो बेसिकली कुछ टाइम पीरियड तक होते थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इनको दबा देती थी और उसके कुछ साल बाद ये फिर से होने लगते थे। सो ऐसा ही छुआर अपराइजिंग में भी हुआ। जब शुरुआत में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट हो गई थी, फिर वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी ने छुआर के खिलाफ लड़ाई की और अल्टीमेटली इस लड़ाई को भी दबा दिया गया। इस रिवॉल्ट में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में मिदनापुर और बंकुरा के जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने फाइट किया था। भील रिवॉल्ट, भील लोग महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट एरियाज में रहते थे। जब ब्रिटिशर्स ने इनके एरिया पे अपना इंटरप्शन स्टार्ट कर दिया और अपने रूल्स लगाने लगे तो इसकी वजह से उस एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होने लगी। लाइक वहाँ पे फैमाइन आ गया, मतलब भुखमरी जैसी स्थिति भी आ गई और साथ में वहाँ पर मंदी भी आने लगी। इन सब का भील लोगों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को अल्टीमेटली दबा दिया गया। बट फिर 1913 में गोविंद गुरु की लीडरशिप में साउथ राजस्थान के भील्स ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किया। कोल म्यूटिनी, छोटा नागपुर एरिया में रहने वाले ये कोल्स ब्रिटिशर्स की एंट्री, मनीलैंडर्स और जमींदारों के द्वारा दिए गए दबाव और साथ में अपनी स्वतंत्रता के लिए रिवॉल्ट करते हैं। इस रिवॉल्ट को बुद्धू भगत की लीडरशिप में लड़ा गया और साथ में बाहर से आने वाले आउटसाइडर्स को मार दिया गया और उनके घरों को भी जला दिया गया। ये रिवॉल्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार को कलकत्ता और बनारस से अपनी आर्मी भी बुलानी पड़ी थी और साथ में ये रिवॉल्ट रांची, हजारीबाग, मनभूम और पलमाऊ में देखने को मिला। हो अपराइजिंग, अब इस अपराइजिंग का जो कॉज था वो बेसिकली यही था कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फार्मिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए और इन टैक्सेस को वसूलने के लिए मनी लैंडर्स और ज़मींदार उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान भी करते थे, जिसकी वजह से हो अपराइजिंग हुआ राजा ऑफ पराहत के नेतृत्व में। इस रिवॉल्ट को भी अल्टीमेटली दबा दिया गया, पर इसी के कुछ सालों बाद हो लोगों ने और मुंडा लोगों ने दोनों ने मिलकर इस रिवॉल्ट को फिर से शुरू किया। कोली अपराइजिंग, कोली कम्युनिटी बेसिकली गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। अब इनके जो रिवॉल्ट का रीज़न था वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट था। ब्रिटिशर्स ने न्यू टैक्सेस को लगा दिया था और उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पे भी रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये रिवॉल्ट हुआ। रघु भनागरे ने इस रिवॉल्ट को लीड किया। खोंड अपराइजिंग, जब खोंड लोगों के ट्राइबल कस्टम्स में बाहरी लोगों का इंटरप्शन शुरू हो गया, साथ में ज़मींदार भी इनके एरियाज़ में आने लगे नए नए टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, तो इससे इस रिवॉल्ट को चक्रा बिश्नोई के नेतृत्व में उड़ीसा से लेकर विशाखापट्टनम तक जितने भी खोंड थे उन्होंने फाइट किया।
रामोसी अपराइजिंग। ये अपराइजिंग शुरुआत में तो सिर्फ प्रोटेस्ट का रूप लेती है, बट इसके कुछ टाइम बाद इस अपराइजिंग में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह और काफ़ी हिंसात्मक रूप देखने को मिलता है। ये लड़ाई बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही थी। जब ब्रिटिशर्स ने मराठास को हराया तो फिर उसके बाद पेशवाशिप भी खत्म कर दी गई। अब मराठास की आर्मी में ज़्यादातर रामोसी लोगों की भर्ती होती थी, और जब मराठा हार गए तो इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, और यही इस विद्रोह का कारण भी बना। इस लड़ाई को चित्तूर सिंह, उमाजी नायक और बापू सावंत जी के नेतृत्व में लड़ा गया, बट अल्टीमेटली इस अपराइजिंग को भी दबा दिया गया। संथल रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट आज के झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एरिया में हुआ। इस रिवॉल्ट का कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंटरप्शन और उनके द्वारा लगाए गए हाई टैक्सेस। अब इन टैक्सेस के अलावा जमींदार, मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स इन पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाते थे। वो ओरिजिनल टैक्सेस को करीब 500% तक बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट को 4 मुरमुर ब्रदर्स, सिद्धू, कहनू, चांद, भैरव के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस रिवॉल्ट के बाद से ही बंगाल से संथल परगाना एरिया अलग हो गया, और साथ में संथल परगाना टेनेसी एक्ट भी पास हुआ। इसके अलावा इस रिवॉल्ट की वजह से करीब 10,000 से लेकर 20,000 तक संथल लोगों की डेथ भी हुई, और इसको आज भी संथल कम्युनिटी में मनाया जाता है। नाइकदास मूवमेंट, ये मूवमेंट बेसिकली ब्रिटिश पुलिस के अगेंस्ट और जातिवाद के खिलाफ था। इसके अलावा इस मूवमेंट को नाइकदास कम्युनिटी ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश ने लड़ा। खरवार मूवमेंट या साफाहार मूवमेंट, ये मूवमेंट बेसिकली रेवेन्यू सिस्टम के ही अगेंस्ट था, जिसको भगरीत मांझी के नेतृत्व में लड़ा गया। मुंडा उलगुलन, अब ये रिवॉल्ट बेसिकली इसलिए हुआ कि जागीरदार और ठेकेदार के आने के बावजूद इनको जो स्पेशल रेंट रेट लगाए जाते थे उसको हटा लिया गया। अब इसके रिस्पांस में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये रिवॉल्ट हुआ। अब इसके रिस्पांस में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट भी पास कर दिया गया, और उसके अलावा फोर्स लेबर्स को भी बैन कर दिया गया। रिवॉल्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फ्रंटियर्स रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट जो थे वो मेनलैंड रिवॉल्ट से काफ़ी बाद में शुरू हुए, क्योंकि इन जगहों पर ब्रिटिशर्स का आना काफ़ी बाद में शुरू हुआ। बट उसके अलावा ये जो रिवॉल्ट थे ये इंडिपेंडेंस के बाद भी चले, और आज तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिवॉल्ट्स चल ही रहे हैं। खासी रिवॉल्ट या गारो रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट ब्रिटिश कोलोनिज्म के खिलाफ हुआ। ब्रिटिशर्स बेसिकली चाहते थे कि वह खासी हिल स्टेशन से लेकर ब्रह्मपुत्रा वैली तक एक रोड बनाए। इस रोड को बनवाने के लिए उन्होंने बाहर के लोगों का आना उनके एरियाज पे शुरू कर दिया। इस इंटरप्शन से खासी लोगों में विद्रोह आया, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। अब इस रिवॉल्ट में ननक्लो रूरल, तीरथ सिंह और गारो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट अल्टीमेटली इस मूवमेंट को दबा दिया गया। सिंहपोस रिबेल, ये रिबेल बेसिकली सुआ गोंसाई एंड नीरू फिदाई के नेतृत्व में हुआ। इस रिबेल को काफ़ी बार दबाया गया, बट फिर भी ये उठता था, और इसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स पर काफ़ी ज़्यादा हमले होते थे और उनकी किलिंग भी हो जाती थी। कच्चा नागौस रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट भी ब्रिटिशर्स के टैक्स रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ था, और इस रिवॉल्ट को काचार एरिया के संबोधन ने लीड किया। ये रिवॉल्ट बेसिकली आसाम में हुआ था। कुकी रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट बेसिकली कुकी कम्युनिटी जो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है उनके द्वारा हुआ। इस रिवॉल्ट का जो बेसिक रीज़न था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर 1 में जाने वाले सोल्जर्स के लिए लेबर्स हायर कर रही थी जो उनका लगेज उठा सके। इसके रिस्पॉन्स में ये रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट की वजह से ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश बर्मा की टेरिटरीज का डिवीजन हुआ। ज़िलियन ग्रोंग मूवमेंट, अब कुकी मूवमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। इस हिंसा की वजह से ज़िलियन ग्रोंग जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स पे गुस्सा आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए थे। तो इसी के रिस्पॉन्स में ये रिवॉल्ट हुआ। मणिपुर की ज़ेमी, लियांगमेई, रोंगमेई ट्राइब्स ने इसको लड़ा। नागा मूवमेंट, ये मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट तो रिलीजियस मूवमेंट की तरह हुआ, बट अल्टीमेटली इसने पॉलिटिकल रूप ले लिया। इसका मकसद ब्रिटिशर्स को मणिपुर से भगाकर सेपरेट नागालैंड या नागा राज स्टेब्लिश करने के लिए हुआ था। हाइपोई जादोनंग के नेतृत्व में इसको लड़ा गया और उनको अल्टीमेटली अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। उनके बाद रानी गेडिन लियू ने इस मूवमेंट को लीड किया। उनको अल्टीमेटली 16 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। फिर आज़ादी के टाइम पर उनको छुड़वाया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनको डॉटर ऑफ हिल्स कह के बुलाया और साथ में उनको रानी का टाइटल भी दिया। आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलते हैं। ट्राइबल लोग भारत की पॉपुलेशन का 8% है और इन्होंने आज भी काफ़ी सारे फॉरेस्ट और फ्लोना फाउना को संभाल के रखा है। इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लाती रहती है जो इनके एजुकेशन और जॉब्स में हेल्प करे, सो दैट ये अपनी लाइफ सेफली और सिक्योरली बिता सकें। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।